नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। 13 से 24 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर किए हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और आपका स्टैटिक जीके भी मैंने यहाँ पर कवर कर रखा है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सारी डिटेल से सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें। हु इज़ कॉल्ड द लोक हितवादी? आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता था। आंसर यहाँ पर मैंने लगा रखा है। और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। अब वो नाम कौन कौन से हैं? जैसे महात्मा गांधी, मतलब हमारे जो उनको महात्मा गांधी जी थे, उनको कहा जाता था महात्मा, बापू और फादर ऑफ नेशन। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी और प्रिंस ऑफ पैट्रियोट कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और कवि गुरु कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, मराठा केसरी और फादर ऑफ अनरेस्ट, मतलब अशांति का दूत इनको कहा जाता था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। और भी हैं, आप टेंशन मत लीजिए, सारे मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था। महाराजा रंजीत सिंह को लॉयन ऑफ पंजाब और शेरे पंजाब कहा जाता था। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान या बच्चा खान भी कहा जाता था। आशुतोष मुखर्जी, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं, टाइगर ऑफ बंगाल और मंगलेर बाग कहा जाता था। के कलप्पन की बात की जाए तो केरला के गांधी इनको कहा जाता था। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। वल्लभ भाई पटेल सरदार, आयरन मैन ऑफ इंडिया और इंडियन बिस्मार्क इनको कहा जाता था। राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनको बिहार गांधी और देश रत्न के नाम से बुलाया जाता था। तो ये हमने सारे डिटेल में पढ़ लिए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। व्हाट वाज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रवि? आंसर हो जाएगा, मतलब एक रिवर है हमारी रवि, उसको ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा पुरुषनी। पुरुषनी कहा जाता है। और दूसरी रिवर्स को क्या कहा जाता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे इंडस को सिंधु कहा जाता है, व्यास को विपास कहा जाता है, झेलम को वितास्ता, रवि को पुरुषनी, ये सारे रिवर के नाम हैं। और चेनाब को असिकनी कहा जाता है, सतलुज को सुतुद्री कहा जाता है। किसके अकॉर्डिंग? ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू। आंसर हो जाएगा 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल में ये टाइम जोन है। इंडिया का टाइम जोन है कहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं, ये है मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद का एक नैनी शहर है। नैनी इलाहाबाद के अंदर पड़ता है, वहीं पर है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी ई बुक है जो कि सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ की दी जा रही है। आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है जैसे कि SSC हो गया, रेलवे हो गया और फिर स्टेट लेवल के सारे एग्ज़ाम में आपको ये रिवीजन बुक के तौर पर काम करने वाली है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और आप बेहतरीन तरीके से इसे रिवाइज़ करें। 2 से 3 बार रिवाइज़ करेंगे, आपको एग्ज़ाम में करीब 80 to 90% क्वेश्चन आपके इसी से आ जाएंगे। हमने इसमें 4 सब्जेक्ट्स को कवर किया है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन? आप देख रहे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं। पहले हिस्ट्री हो गया, अब जियोग्राफी की बात हो रही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर, मतलब नर्मदा रिवर जब जहाँ से निकलती है और जहाँ पर जाती है वो उसमें कौन से राज्य को नहीं कवर करती? इनमें से देखो, मध्य प्रदेश से तो निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश को कवर कर रही है। गुजरात भी कवर कर रही है क्योंकि अरब सागर में गिरने से पहले गुजरात पे ही रहती है। और उसके बाद महाराष्ट्र,
भी ये बीच में थोड़ा पार्ट महाराष्ट्र का कवर करती है। तो यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, ये राजस्थान नहीं जाती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। मैप में हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ है अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकल रही है, और निकलने के बाद मध्य प्रदेश, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा पार्ट महाराष्ट्र का है, और उसके बाद गुजरात में एंटर कर जाती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। ये उन नदियों में से एक है जो कि अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? तो माही रिवर आपको दिख रही होगी, साबरमती है, नर्मदा है, ताप्ती है। ये सारी रिवर्स हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, और बाकी सारी रिवर्स आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द आयरन एंड स्टील इन छत्तीसगढ़, वो कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा भिलाई। भिलाई आंसर यहाँ पर सही है। जो आयरन स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में, वो किस जगह पर है? भिलाई एक इनकी जगह है, वहाँ पर ये अवेलेबल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। और दूसरी जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं, जो कि जैसे कि राउरकेला आपसे पूछा जाए तो वो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। भिलाई पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल में है। बोकारो पूछा जाए तो झारखंड में है। और इफ IISCO इसको पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, चलिए और भी हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन लोकसभा नीड टू सपोर्ट ऑफ, मतलब आपको अविश्वास, इसका मतलब है अविश्वास प्रस्ताव आपको पास कराना है, मतलब आपको उसके लिए वोटिंग करानी है। तो आप क्या करेंगे? आपको कितने मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी? एटलीस्ट, तो आंसर हो जाएगा एटलीस्ट 50 मेंबर के आपको साइन लगेंगे। उसके बाद हम एक सभा रखेंगे जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग हो सकती है। ठीक है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो वोटिंग के लिए मिनिमम 50 मेंबर्स के साइन होने ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, विच पार्लियामेंट्री कमिटी इन इंडिया इज़ नॉर्मली चेयर्ड बाय प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ अपोजिशन, मतलब अपोजिशन का मेंबर उनको लीड करता है, ऐसी कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है? तो आंसर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब यही कमेटी होती है जो कि एनुअली बनाई जाती है। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है जो इसके चेयरमैन होते हैं, जो इसको लीड कर रहे होते हैं अपोजिशन पार्टी के, वो सारी डिटेल, सारी जो अकाउंट के पैसा कहाँ खर्च हुआ, कहाँ क्या हुआ, ये सारी डिटेल निकाल लेते हैं और फिर संसद में तरह तरह के क्वेश्चन सरकार से पूछते हैं। और ये यकीन मानिए ये बेहतर चीज़ है, ये बहुत बढ़िया चीज़ ही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तय करता है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करता है कि कहीं वो ज़्यादा पैसा तो ना खर्च कर दे। किसी प्रोजेक्ट में लगना 100 करोड़ है और लगा दे 150 करोड़, तो कम से कम उनके अंदर भी डर रहता है। ठीक है, इस वक्त इसको लीड कौन कर रहे हैं? तो अधीर रंजन चौधरी हैं जो कि लीड कर रहे हैं। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इसको बनाया कब से गया था? तो 1967 से इसको बनाया गया था। ठीक है, और इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। इसको चुनते कौन है? तो जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वही इनको चुनते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट विच हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पर है? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहीं की सीट सबसे ज़्यादा है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो आप आंसर समझ चुके होंगे, उत्तर प्रदेश इसका आंसर सही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने बता रखा है राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस है, और वहाँ पर उत्तर प्रदेश से 31 सीटें आती हैं। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, और यहाँ पर चुने जाने की उम्र मिनिमम 30 साल होनी ज़रूरी है। और यहाँ पर 1/3 मतलब जो 1/3 मेंबर्स हैं हर 2 साल में अपने आप को रिटायर करते हैं और फिर और चुनाव होकर आ जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होती हैं 250। करंटली इसमें 245 सीट्स हैं, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 238 चुनकर आते हैं, और 12 जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और इस जो राज्यसभा को लीड कौन कर रहा होता है, मतलब चेयरमैन कौन होते हैं यहाँ के? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और इस समय कौन है? वेंकैया नायडू। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी टाइप ऑफ इमरजेंसी हैव बीन
एनविसेज्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर हो जाएगा 3 तरीके की भारत में इमरजेंसी होती है। कौन कौन सी? एक राष्ट्रीय इमरजेंसी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। 3 टाइप की। और आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 352 के अंतर्गत आता है नेशनल इमरजेंसी, 356 के अंतर्गत आता है स्टेट इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है 360 आर्टिकल के अंतर्गत, जो कि भारत देश में कभी भी लगाई नहीं गई है। जो अगर नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो ये 3 बार भारत में लगाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल? आंसर हो जाएगा लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? लिथियम। लिथियम मेटल है जो कि लाइटेस्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो आप लिथियम को नहीं बोलेंगे, आप हाइड्रोजन को बोलेंगे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्मियम, जिसका नंबर है 76। आपको बहुत सारों के नंबर भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे गोल्ड है, गोल्ड का 79 नंबर है, सिल्वर का 47वां नंबर है, और मरकरी का 80 नंबर है। इनके नंबर्स भी आपको याद रखने हैं। टंगस्टन का रिप्रेजेंटेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 74 इसका नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रीटेड बाय लिवर? तो लिवर से बाइल जूस निकलता है, उसका फंक्शन क्या होता है? तो इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताना है। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन है फूड को एल्कलाइन करना। मतलब देखो, मैं आगे फिगर है वहाँ पर आपको समझाता हूँ। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो, स्टमक में एसिड निकलता है, HCl निकलता है, वहाँ पर प्रोटीन पचना शुरू होता है और काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ प्रोटीन पच जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और वहीं पर हमारे लिवर से जो बाइल जूस निकलते हैं और पेनक्रियास से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पर खाने में एसिड लग के आ गया होगा, आसपास चिपक गया होगा खाने में, तो जब आएगा आगे तो क्या हमारे अंदर एसिडिटी पैदा कर सकता है, मतलब हमारे आगे की जो स्किन है उसको जला सकता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्ट्रक्चर है उसको जला सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, लिवर बाइल जूस निकालता है जो कि एल्कलाइन होता है, और खाने में जो एसिडिटी मिली हुई है उसको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, और थोड़ा सा एल्कलाइन ही फॉर्म में कर देता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन जेनेटिक्स द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हेल्प इन विच अमंग द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन? तो इनमें से क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में? ट्रांसक्रिप्टेज है, लेकिन आप ट्रांसक्रिप्शन भी आंसर बता सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA होता है, RNA की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिंगल स्टैंड जो RNA होता है उसको डबल स्टैंड में कन्वर्ट करता है DNA में। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आंसर ये रिवर्स का है। आपने सोचा रिवर्स का तो बता दिया, लेकिन अच्छा हमको उसका तो बताओ कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है DNA की एक कॉपी से एक RNA की कॉपी बन जाए। ये सिंपल सा डेफिनेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। अभी स्टार्टिंग में हिस्ट्री करी, उसके बाद हमने जियोग्राफी करी, उसके बाद पॉलिटी करी, और उसके बाद साइंस के कुछ क्वेश्चंस करे। अब यहाँ पर मैं स्टैटिक क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ गया हूँ। वेयर इज़ द वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन नेवी? तो इंडियन नेवी के 3 कमांड हैं, और 3 कमांड में से आपसे पूछा जा रहा है वेस्टर्न कमांड कहाँ पर है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वेस्टर्न कमांड है मुंबई में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर भी मैंने लगा रखा है। अच्छा, और जो 3 कमांड है उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। वेस्टर्न तो हमने जान लिया मुंबई है, लेकिन जो ईस्टर्न कमांड है वो कहाँ है? तो ईस्टर्न कमांड है हमारा विशाखापट्टनम में। अगर दक्षिणी कमांड की बात की जाए तो वो है कोच्चि में। लेकिन आप कहेंगे क्या साउथ ये नॉर्थ कमांड नहीं है? नहीं, वहाँ नॉर्थ में कोई कोस्टल लाइन है क्या? नहीं है। तो ये 3 कमांड है इंडियन नेवी के। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर अकर्स पटाना ग्रासलैंड? तो पटाना ग्रासलैंड कहाँ पर उपस्थित है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका में उपस्थित है। और ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सवाना हो गया, लानोस हो गया, प्रेयरी हो गया, पंपास हो गया, वेल्ड हो गया, ये सब पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने कवर किए हुए। श्रीलंका में तो पटाना हो गया,
और बात करें प्रेयरी की, तो प्रेयरी है नॉर्थ अमेरिका में, पंपास साउथ अमेरिका में है, और वो भी कहाँ पर, अर्जेंटीना में। अगर डाउन्स की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में है, सवाना अफ्रीका में है, कंपास ब्राज़ील में है, और पुस्ताज हंगरी में है, और वेल्ड ग्रासलैंड है वो कहाँ पर, साउथर्न अफ्रीका में है। ठीक है। स्टेपी की बात करें तो यूरोप और रशिया के बॉर्डर पर ये यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर ये उपलब्ध है। मतलब रशिया हो गया, साइबेरिया, और एशिया का रशिया, इन दोनों के बीच में ये वाला स्टेपी जो ग्रासलैंड फैला हुआ है। अगर बात करें मंचूरियन, तो ये है मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ईयर ऑफ असम राइफल्स। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हैं। आंसर हो जाएगा, असम राइफल्स को बनाया गया था 1935 में। ये सबसे पुरानी जो हमारी एक राइफल मतलब पुलिस है, पुलिस का एक सिस्टम वो है, सुरक्षा बल है। ठीक है। यहाँ पर बात करें और दूसरों की, तो असम राइफल्स तो आपने समझ लिया 1835 में। अच्छा, बीएसएफ को कब बनाया गया, 1965 में। सीआईएसएफ को कब बनाया गया, 1969 में। सीआरपीएफ को 1939 में। इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है उसको 1962 में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को 1984 में। सशक्त बल सीमा को मतलब एसएसबी को 1963 में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट अपने 10 से 12 दोस्तों को आप शेयर भी करेंगे। ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। धन्यवाद।